तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ड्रामा। ये पार्ट 4 है पोस्ट मॉडर्निज्म के जो पार्ट हमने शुरू किए हुए हैं, जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये स्क्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिकली हमने पोस्ट मॉडर्निज्म को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड हमने कहा था हम स्टडी करेंगे, फिर नॉवल करेंगे, पोइट्री और ड्रामा। तो हमने ये 3 पार्ट हमने इसके कवर कर लिए हैं। तो आज इसके लास्ट पार्ट पर हैं। आज हम पोस्ट मॉडर्न ड्रामा को देखेंगे और इसमें लीडिंग ड्रामाटिस्ट और लीडिंग एग्जाम्पल ही को जस्ट हम देख पाएंगे। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, जिसको आप न्यू थिएटर भी, क्योंकि न्यू थिएट्रिकल टेक्निक सामने आती है तो इसको न्यू थिएटर भी कह सकते हैं। पोस्ट वार, वर्ल्ड वार सेकेंड जो फेज ड्रामा है, इसको वो भी आप कह सकते हैं। तो पोस्ट मॉडर्न ड्रामा और द पोस्ट वार ड्रामा, उसको स्टार्ट करते हैं। पहली साइड जो हमने बनाई इसके ऊपर वो ये है जी, फेस द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ, टेक सफरिंग एज इट कम्स। इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। ड्रामा ऑफ द पोस्ट वार पीरियड शेयर्स इन सम वेज द डोमिनेंट स्पिरिट ऑफ द एज। जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो स्पिरिट है, जो थिंकिंग है, जो मेन थिंकिंग है, जो लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था एक अलग डिस्कशन के अंदर, या उससे भी पहले वाले दिन में, तो क्या स्पिरिट ऑफ द एज क्या है बेसिकली, वो किस तरह ये स्पिरिट ऑफ द एज ये असल में मॉडर्न टाइम की स्पिरिट ऑफ द एज से अलग है। वरना टेक्निक्स तो वही, एक्सपेरिमेंटेशन तो उसी तरह चल रही है, उसी तरह डाडाइज्म भी चल रहा है, सरियलिज्म भी चल रहा है, फ्यूचरिज्म भी आ रहा है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन और कुछ नई टेक्निक भी आ जाती है इसके अंदर है। लेकिन मोस्टली जो डिफरेंस था वो इनके एटीट्यूड, इनकी स्पिरिट का है। So we have witnessed in the novel and the poetry from 1950s onward, हमने एक एक्सपीरियंस किया है उनकी स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग का। तो आज हम ड्रामा में देखते हैं कि क्या डोमिनेंट स्पिरिट है। One thing that seems common to all the 3 is their concern with life at the elemental level, with life bare and bony। यानी तीनों जॉनरास में अगर हम देखें तो जो लाइफ को देखने का अंदाज है कि बिल्कुल bare and bony, wholly demystified and demythologized, and with question raised at the existential plane, and without any attempt to seek soothing escape or the magic solution to the problem of existence। ठीक है, ये बेसिक इनकी स्पिरिट है। और अब आप इसको पहले से बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक स्टार्क रियलिटी को देखना, बेयर लाइफ को, उसको बगैर लीगल लिबर्टी के, जैसे हम कहेंगे, बिल्कुल जो सच है एज इट इज, और कोई उसको जो है मिस्टिफाई नहीं करना। ठीक है, लफ्जों के जरिए मिस्टिफाई करना या किसी और एक्सप्लेनेशन लेके आना किसी और दुनिया से, डीमिथोलॉजाइज किस्म की वजह, कोई मिथ नहीं, कोई मिथोलॉजीज नहीं, कोई सुपरफिशियल किस्म की जो है अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है इसके अंदर। और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को भी यहाँ डिस्कस किया गया खासतौर पे कि हमारा यहाँ होना का क्या मतलब है, आखिर उसको होने का क्या, उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं, और कोई सूदिंग एस्केप नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो प्रीवियस एजेस में हम देखते रहे हैं कि सूदिंग एस्केप ले लिया जाता है हार्श रियलिटीज के साथ, कोई मैजिक सॉल्यूशन की तलाश नहीं है प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। सो जैसी है लाइफ, उसको बिल्कुल उसी अंदाज में लेना। The center stance in all the literary forms seems to be to face the stark realities of life, to face किया जाए, although reality बहुत तल्ख है, फिर यही हकीकत है, इसका सामना किया जाए, and take the suffering as it comes, and to learn to accept the unheroic status man seems to have been assigned in the absurd universe in which he is condemned to live। ठीक है, अनहेरोइक, अब एक आ जाते हैं हीरोज जो है, वो अनहेरोइक स्टेचर जो है, स्टेटस ऑफ मैन है, वो सामने आता है, उसे एक्सेप्ट करता है, लर्न करता है, ना सिर्फ जानता है, पता चलता है कि वो अनहेरोइक, एक छोटी सी बहुत बड़ी सी कायनात में एक छोटे से जर्रे के ऊपर छोटा सा शख्स है, वो अनहेरोइक स्टेटस। सो एक एब्सर्ड यूनिवर्स का तस्वीर हमारे सामने आता है, और मैन इज कंडेम्न्ड टू लिव। ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे वो मिथ ऑफ सिसिफस वाला की एग्जांपल है, जैसे कि कंडेम्न्ड टू लिव। More daring, more innovative drama. Drama of the postmodern period brings a still sharper focus on all these aspects than do its counterpart forms of the poetry novel. Poetry novel में अभी भी
उतना शार्प फोकस नहीं था जो बेसिक स्पिरिट के ऊपर, जितना ड्रामा में फोकस किया गया है। ड्रामा में ज्यादा जो है वो सेंटर बनाया गया है मेन थिंकिंग को, जो मेन प्रॉब्लम है इंसान के, जो सब इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा डिस्कस किया गया। एंड टू डू दैट ड्रामा ऑफ द स्पिरिट हैज बीन द मोर डेयरिंग देन द अदर टू, एंड इट हैज बीन मोर इनोवेटिव इन डेयरिंग भी और इनोवेटिव भी है। टेक्निक के अंदर भी और आगे बढ़ता है। पोस्टमॉडर्निज्म की टेक्निक भी अलग हो जाती है प्रीवियस एजेस के साथ, और बहुत डेयरिंग भी है, मोर शॉकिंग एंड डिफाइंग सोशल एंड द मॉरल कन्वेंशन। ठीक है, शॉकिंग भी और टोटली डिफाई कर देता है कि जितने भी सोशल और मॉरल और जितने भी सेट, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। आप कह रहे यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी वजह से आप कोलाज देखते हैं मोस्ट ऑफ द जॉनरास के अंदर, जॉनरास भी कोलैप्स करना शुरू हो चुके हैं, और एक कोलाज का एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने। जॉन ऑसबॉर्न फिर important नाम है इसके अंदर। When John Osborne looked back in anger was opened at the Royal Court Theatre on May 1956, it had once made an impression that a dramatic revolution was afoot in England. तो एक बिल्कुल रॉयल थिएटर के अंदर जैसे ये प्ले स्टेज होता है, एक तारीख रकम हो जाती है और ऐसे लगता है कि न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड जो है स्टार्ट हो गई है। The play was published in 1957. The early audience did, however, feel shocked, as well as it moved sensitive critics into a deeper response. The play shook the middle class values of the well-made play founded by the Ibsen and the practiced in England by the Shaw and the Galsworthy. Shaw के plays हों या Ibsen के हों या Galsworthy के, जितने भी बल्कि previous plays well structured play थे, उनके स्ट्रक्चर को भी हवा में उड़ा दिया जाता है, और जो वैल्यूज थे खास मिडिल क्लास के जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल इस स्टेज पे आके ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि विक्टोरियन जो वैल्यूज हैं मॉडर्न एज में वो ब्रेक होने के प्रोसेस में थी, और उस वक्त के आथर जो है वो पीछे देख रहे हैं नॉस्टैल्जिया के साथ कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बहुत बुरा हो रहा है। नौ इस एज के अंदर जाके ये जो प्ले है टोटली, या इस उस टाइम की सेंसिबिलिटी असल में प्ले स्टेज कर रहे हैं, उस टाइम के इंटेलेक्चुअल रियलिटी को स्टेज करने को ही असल में प्ले, एक कंटेम्प्रेरी प्ले आप कहेंगे ना। एक अच्छा प्ले वो होगा जो उस वक्त के जो बेसिक आपके जो स्पिरिचुअल जो पेनफुल क्वेश्चंस होते हैं उनको सामने ला कर डिस्कस करें, और ये उस वक्त लेके आते हैं। Almost a gentleman, the audience saw Osborne's play a new kind of the drama, which addressed the issues of the day. The new theater entered the reign of the country drawing room setting with its moral cant and its sherry, and the conventional theatrical illusion of the neat and the stratified society was replaced by the dramatic scenes of untidy antagonistic social groups grating upon one another's nerves. तो ये एक न्यू थिएटर जो है वो हमारे सामने आता है। ना सिर्फ के पुराने टेक्निक्स खत्म हो जाते हैं, उनको हैंडल करने का जो स्टाइल है, और जो थिएट्रिकल इल्यूजन क्रिएट किए जाते थे कि ये आप एक इल्यूजन में एक वर्ल्ड देख रहे हैं, एक ड्रामेटिक वर्ल्ड में देख रहे हैं, उसको भी इवन ब्रेक कर दिया जाता है। इवन ब्रेख्टियन थिएटर आगे हम देखेंगे वो भी सामने आ चुका है, जहां दरमियान में ब्रेक करके ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट भी कर लिया जाता है सब। वो जो एक वॉल है ना, इनविजिबल वॉल बिटवीन ऑडियंस एंड स्टेज, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अदर प्लेस बाय द ऑसबॉर्न इंक्लूड देखें तो एपिटैफ फॉर द जॉर्ज टिलम पब, द एंटरटेनर, लूथर, inadmissible evidence, a party for me, west of Seals, a sense of detachment, and watch it come down. His autobiography, a better class of person, and almost a gentleman. So ये autobiographies हैं इनकी, and of miscellany of the reviews and the letters, damn you England, ये इनके letters और other छोटे-छोटे काम जो उनका collection है, damn you England, to make it interesting reading. तो ये काफी इन्होंने प्लेस लिखे हैं, और जॉन ऑसबॉर्न जो है वो एक बड़े डोमिनेंट एक न्यू थिएटर के न्यू टेक्निक्स के साथ, और इनका सबसे रिमार्केबल वर्क तो आपको पता है लुक बैक इन एंगर है। और ये भी आपको याद होगा नॉवल पढ़ते हुए में, एंग्री यंग मैन की मूवमेंट भी इन्हीं के साथ स्टार्ट होती है, इन्हीं की प्ले से भी टाइटल लिया जाता है एंग्री यंग मैन का। इसमें हमने एक एंग्री यंग नॉवेलिस्ट को भी डिस्कस किया था,
याद है किसी को नॉवेलिस्ट कौन थे एंग्री यंग मैन से? कल पढ़ा है मैंने। ओके, लगता है कोई याद नहीं, लेकिन उम्मीद है आप सुन रहे हो, लग रहे। ओके, चलें इस पे बात करते हैं। सैमुअल बेकेट जो है हमारे पास नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट हैं जो बिल्कुल उसके उसके साथ ही इमर्ज होते हैं। सैमुअल बेकेट वाज इन फैक्ट द रियल पायनियर ऑफ द न्यू थिएटर इन इन यूरोप, बल्कि आप कह लें ना सिर्फ इंग्लैंड के अंदर बल्कि पूरे यूरोप में देखें तो न्यू थिएटर के सही पायनियर है हमारे पास बेकेट। His much more radical dramas than Osborne's have been launched quite a few years earlier than Osborne's. His Waiting for Godot was staged in Paris in 1953 and then in London at the Small Arts Theatre in 1955 and had created sensation all over Europe, which must have influenced the composition of the Osborne's play as well. और इनका जो Waiting for Godot वो अभी तक जो है ना continuously stage होता है, अभी भी daily stage होता है। Still वो one of the best plays है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है ना, पोस्ट मॉडर्न जो पेनफुल क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने लाता है। अनकॉन्शियस है यूरोप का, आप समझ सकते हैं। सो द पॉलीग्लोट एंड द पॉलीफोनिक वर्ल्ड, जैसे बैख्तन की हम बात करते हैं ना, polyphonic or polyglot body. Beckett was an Irish member, but from 1937 onward permanently resided in Paris, wrote his dramas as well as fiction in French. ये last time भी हमने थोड़ी सी पे बात की थी as a novelist Beckett का, हमने जब पढ़ा तो हमने बात की थी कि वो उन्होंने उनको ज्यादा ज़बानें आती थी, ज़ाहिर आयरलैंड से तो आयरिश भी आती होगी, इंग्लैंड में पढ़ते रहे तो उन्हें इंग्लिश भी आती, और पेरिस में जाके अपना काम उन्होंने किया लिखने का। तो जॉयस के साथ वहाँ रहा करते थे, जॉयस के स्टूडेंट हैं ये, एंड ओनली लेटर टू बी द ट्रांसलेटेड इन इंग्लैंड, इंग्लिश में भी खुद ही इन्होंने ट्रांसलेट किया अपने वर्क को। सो अर्लियर ही हैड वर्कड विद हिज फेलो आयरिश राइटर जेम्स जॉयस एंड हिज पैरिसन सर्कल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द पॉलीग्लोट एंड पॉलीफोनिक वर्ल्ड ऑफ लिटरेरी इनोवेशन। ये वो सारे आते हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस जानते थे और एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में अपने काम को खुद भी ट्रांसलेट किया करते थे। So Beckett's plays include, besides Waiting for Godot, Endgame, and Crab's Last Tape and Happy Days. His Come and Go is a stark, dramatic gate with 3 female characters and a text of 120 words. So 121 words का ये text है total. तो इन्होंने experiments किए हैं, मिनिमाइज किया है जो है ना स्टेज को, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए न्यू थिएटर को टेस्ट किया उन्होंने, उसकी बुनियाद रखी है। और इनके मोस्ट फेमस प्ले तो आपको पता है वो वेटिंग फॉर गॉड। सो ब्रेथ अ 30 सेकंड प्ले, इवन इनका एक प्ले जो है वो एक सिर्फ 30 सेकंड का है, आप इसे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं ब्रेथ को। देन देयर इज इवन मोर मिनिमल प्ले विच इज ब्रेथ, a 30-second play consisting only of a pile of rubbish, a breath and a cry. इतना सा प्ले, और ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइफ जो बेसिक आपका सवाल है ना, जो प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल जो पेन है, वो सामने रखता है उसको। There is also a play called Not I, a brief fragmented disembodied monologue by an actor of indeterminable sex of whom only the mouth is illuminated. ये भी बहुत ही डिफरेंट है नॉट आई, और सिर्फ ऐसा लगता है उसका मुंह नजर आ रहा है, एक मोनोलॉग्स है बस। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं कि बैकेट ने बड़े इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक वेल फॉर्म जो थिएटर होता था वो सारा illusion जो है सिर्फ कर। All these plays are revolutionary in different ways. Beckett's interest in the functioning and malfunctioning of the human mind, reflected by the gaps, jumps, and the lurches, remains at the center of his fiction as well as drama. We see in his plays an overlapping of minds, ideas, images, and phrases. We see voices both interrupting and inheriting trains of thought begin elsewhere or nowhere. So different किस्म के इनके टाइम के स्क्यूज किया है, कैरेक्टराइजेशन में एक्सपेरिमेंट्स किए और कम्युनिकेशन में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो थिएटर की दुनिया में की, और एक नई थिएटर जॉन ऑसबॉर्न और बैकेट जो है, अगर दोनों आप देखें तो इन्होंने
थिएटर की दुनिया में ना एक आप रेवोल्यूशनाइज कर दिया उस वर्ल्ड को, और थिंकिंग की सारी चेंज कर दिया, एंजॉयमेंट का जिसे कहते हैं ना मोड ही चेंज कर दिया। वेटिंग फॉर वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन। We also see separated consciousness, both impeding and impressing themselves on one another. Beckett's dialogue, for which is very forgotten, is especially remarkable, remains the most energetic. स्मॉल जो डायलॉग है आप देखते हैं बहुत से राइटर जो है उसको कॉपी करते नजर आते हैं, लेकिन वेटिंग फॉर गॉड जो है ना एक सैंपल है, या बैकेट्स के जो वर्क है या ऑसबॉर्न का जो वर्क है, ये आपको इसकी जो है ना कॉपी नजर आएगी पूरी दुनिया में। It is densely woven but equally simple. His settings are bare, just as his language is bald. In Waiting for Godot, for instance, there is only a country road and a tree, both, in fact, incomplete even as a road and tree. The tree gets only 4 leaves in the second act. In the first, it remains without leaves. The dialogue also runs into repetitive phrases and sentences and subjects leading to the no conclusion or results. Waiting for Godot, यकीनन एक ऐसा प्ले है जिस पर ये छोटी सी डिस्कशन काफी नहीं होगी, बल्कि आपको चाहिए कि इसको थोड़ी समरी देख लें, और इसको काफी इंपॉर्टेंट प्ले है एज फार एज पोस्ट मॉडर्न ड्रामा इज कंसर्न, और आपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा। सो कंसेप्ट ऑफ टाइम भी डिफरेंट अंदाज में इस प्ले के अंदर डिस्कस हुआ, और वेटिंग को एज ए थीम भी रखा गया। मल्टीपल इसके खैर इंटरप्रिटेशन है, इसके रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है, एग्जिस्टेंशियल इंटरप्रिटेशन, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, पोस्ट मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, और जहाँ पे पोस्ट मॉडर्न टेक्निक और फ्रेगमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है वो भी आपको इसके अंदर नजर आएगी। तो ये हर लिहाज से ग्राउंड ब्रेकिंग प्ले है। Beckett uses blindness and other disadvantages as he does in both Endgame and the Waiting for Godot। जब आप देखते हैं कि पोजो ब्लाइंड हो जाता है सेकंड एक्ट के अंदर, और इस थीम को एंड गेम के अंदर भी यूज करते हैं, suggesting that the one kind of the deprivation may sharpen the other organs of the perception in the character. Beckett's concept of the time in his plays, the most radical of his innovations. ये वक्त को उस तरह से क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं यूज करते जिस तरह बाकी कन्वेंशनल प्लेज में होता था, और टाइम का कंसेप्शन इनका भी डिफरेंट है। He presents the time present as broken, inconsistent, and inconsequential. ऐसे फील हो रहा है। He also allows within that the time present, the intrusion of the time past. ठीक है, तो टाइम को लेकर के भी इनके जो प्लेस हैं वो टाइम के एक लीनियर, एक प्रोग्रेसिव, एक कंसिस्टेंट थिंकिंग को वो हमें बदलते नजर आते हैं। टाइम को एक रेलेवेंट एक चीज मान लिया जाता है कि वो, और इसको सब्जेक्टिव एलिमेंट में भी हम देख सकते हैं कि कई दफा वक्त को डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट लोग डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। इवन आइंस्टाइन ने ये बात साइंटिफिकली भी बता दी है कि टाइम जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, उसकी रफ्तार डिफरेंट हो सकती है। भैया लाइट की स्पीड से चले तो टाइम रुक जाता है, आइंस्टाइन को बोल के ये जो लाइट के जो फोटोन है, जो ज़ाहिर लाइट की स्पीड से ही चलते होंगे फोटोन, तो उनके लिए शायद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं है, शायद उनके लिए वो टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं करते। खैर एंग्री यंग मैन, थोड़े से हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। While Beckett remained a representative of French symbolic and the philosophical based drama, Beckett का जो ड्रामा है आपको पता है वो philosophical है, वो सार्थर का existentialism या existentialism जो existentialistic जो questions हैं खास तौर पर उनको आपको स्टेज पे रखता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी है ये लेटेस्ट पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग है, आखिरी फिलॉसफी आप समझते हैं यही है। Osborne responded to the native social and the moral issues of that time and without the burden of the philosophy and symbolism। अगर इनमें हम कंपेयर करें बैकेट और ऑसबॉर्न को, एंग्री यंग मैन को और बैकेट की एक्सपेरिमेंटेशन को, तो बैकेट के काम हमें सिंबॉलिक लगता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। सिंबल हर उस चीज को कहते हैं जिसके डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप मीनिंग ना हो, बल्कि इंटरप्रिटेशन पे वो डिपेंड कर जाए। एंड ऑसबॉर्न जो है उसके काम में ऐसे लगता है कि कोई फिलोसफिकल सिंबॉलिक सिस्टम नहीं है, बट मॉरल और सोशल इश्यूज को वो डायरेक्टली विदाउट बर्डन ऑफ फिलोसफी और सिंबलिज्म बिल्कुल सीधा जो है ना वो चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है। जैसे शाह ने कहा था ना हमें हर चीज को क्वेश्चन करना है, वो वाली जो थिंकिंग है वो यहाँ पे एक्सट्रीम पे चली जाती है आगे आके। His look back in anger came to be considered as epoch-making play. It became the launcher of the movement called Angry Young Men। जैसे हमने थोड़ी सी पहले बात की, और एज ए नॉवेलिस्ट की जब हम स्टडी कर रहे थे, नॉवेल के पार्ट को पढ़ रहे थे, तो हमने एंग्री यंग मैन और इस फ्रेज का सोर्स क्या है वो डिस्कस किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले
जो हमें जरूर उस पर बात करनी चाहिए, वेटिंग फॉर गॉडो के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है वो लुक बैक इन एंगर है। द प्ले ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड द नॉइजिएस्ट ऑफ द लॉट ऑफ एंग्रीज। एंग्रीज का जो ग्रुप है, कहते हैं ये नॉइजिएस्ट प्ले है या एक रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। जिमी पोर्टर जो मेन कैरेक्टर है, द प्लेज हीरो, इज अ यंग मैन ऑफ 25 प्रेजेंटेड एज अ disconcerting mixture of the sincerity and the cheerful malice, of tenderness and the freebooting, restless, importunate, full of pride, a combination of the which alienates the sensitive and insensitive alike। तो एक बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसमें अपोजिंग ट्रेंड आपको मिलते हैं। पोर्टर इज नॉट एन आइडियलिस्ट, एक पक्की बात है, वो आइडियलिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, पुराने टाइम का हीरो नहीं है। ही इज सेड टू बी born out of his time, ठीक है, अपने टाइम के को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पोस्ट मॉडर्न जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, वो ये सामने उठाता है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज ए रेवोल्यूशनरी विदाउट रेवोल्यूशन एंड रेबल विदाउट काज। आयरोनिकली कि काज के साथ रेबल होते हैं, ये एक रेबल है लेकिन उनको काज नहीं है, एक रेवोल्यूशन है लेकिन इसके पास कोई रेवोल्यूशन नहीं है। सो ही लाउडली एंड बिटरली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज, शायद एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है, values against his wife's middle class ex-Indian army parents। इसके हमें लाउड और बिटर रिमार्क्स मिलते हैं। आप इस प्ले को जब पढ़ते हैं तो एक लगातार एंग्री रिमार्क्स वो देता चला जाता है और बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है प्रेजेंट डे वैल्यूज के साथ। वाइफ्स के जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं उनके साथ, अगेंस्ट हिज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, उसके अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट बिशप्स एंड द चर्च बेल्स, against Sunday newspapers, English music and English literature, including Shakespeare, Eliot, and the anti-words। तो ये सभी से नाला है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कि इसको पढ़ेंगे। So he is a new type of the protagonist। बल्कि सारे प्लेस में आप देख सकते हैं न्यू टाइप ऑफ द प्रोटैगनिस्ट आ चुके हैं, एक एंटी हीरो टाइप जो पर्सनैलिटीज आ चुकी हैं। और कोई एक आध प्ले का हम शायद यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, वो यूरोपियन एक प्रोडक्शन है, वो है ब्रेख्तियन जो है वो स्टाइल ऑफ प्ले है। ब्रेख्त को हम जो कि इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, वो एक जर्मन प्ले राइट है, लेकिन आगे चले उसका रेफरेंस आ जाता है, थोड़ी सी इस पर बात हो जाएगी। He is a new type of protagonist, Jimmy है, classless, aimless, restless, although placed in a conventional social context। So Osborne's Luther, which too has for its title character an angry young man। Luther play जो उसका भी टाइटल कैरेक्टर वो इसी स्टाइल का प्ले है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे प्लेज में कुछ चीजें में आपको सिमिलर मिलेंगी। Who makes a strong assertion of his identity when he says, Luther कहता है अपने प्ले के अंदर, here I stand, God help me, I can do no more, amen। दुआ कैसे मांग रहे देखिए, here I stand, God help me, I can do no more, amen। Inadmissible evidence in next work in which Osborne provides for a location where a dream takes place, a site of the helplessness of oppression and polemic। तो इनके all plays के अंदर आपको एक सिमिलर एक करंट मिलेगा, वो है एंगर or angry remarks or dissatisfaction or disillusionment। Osborne also wrote his autobiography, A Better Class of Person, इनकी autobiographical work है, which is both pungently observant and spiteful, जैसे इसके plays भी हैं। His characters and their anger and the rebellion seem to have been an extension of his perception of himself। अगर आप इनकी autobiography हम पढ़ें तो यकीनन उसमें भी हमें वो सारे perception, उसके ideas, thought मिलेंगे जो हमें इनके वर्क में मिलता है। लुक बैक एंड एंगर में खास तौर पे रिप्रेजेंटेटिव वर्क है। Thus in a way Beckett and Osborne complemented each other, while the former innovated new technique and the later exploded conventional social norms। Osborne ने भी है एक्सप्लोड कर दिया कन्वेंशनल जो मॉरल सोशल वैल्यूज और सिस्टम है उसको ब्रेक कर दिया, और एक ने थिएटर के जो है वो कन्वेंशंस को ब्रेक कर दिया। तो दोनों मिला के हम कहते हैं कि उन्होंने एक न्यू एपॉक स्टार्ट किया पोस्ट मॉडर्निज्म का। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं जॉन आर्डन। जॉन आर्डन emerged in the 60s as a representative of the new generation of writers who were provocative, argumentative and Anglo-Brechtian। ब्रेख्त का भी असर हमें लगातार मिलेगा। These dramatists, namely
Arden, Wesker, Pinter, Arden and Stoppard were launched by the Royal Court Theatre in London. ये ऐसे ऑथर थे जिनको हम एंग्लो ब्रेख्टियन ऑथर्स, आर्गुमेंटेटिव और प्रोक्वेटिव ऑथर्स कह सकते हैं. आर्डन्स फर्स्ट प्ले अगर देखें तो लिव लाइक पिग्स, इनके वर्क का है टाइटल देखें, लिव लाइक पिग्स, presents the plight of gypsies, explores their antisocial behavior, and seems to suggest that respectability and its guardians, the police, ultimately prove far more damage to the society's health than the unconventional style of living of the gypsies. तो gypsies के जो प्रॉब्लम है या सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के लिए चैलेंज का बायस बनते हैं. लिव लाइक पिग्स वर्क में एक्सप्लोर करते हैं इन इश्यूज को. जॉन आर्डन. सर्जेंट्स मस्क्रीव्स डांस, ये इनका एक प्ले है 1959 के अंदर आया था. ये हमारे सिलेबस में भी शामिल होता था. जॉन ऑसबोर्न का प्ले भी शामिल था. काफ़ी एमफिल की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने भी पढ़ा होगा. वेटिंग फॉर गॉडो तो मास्टर्स की क्लासेस में भी है. सर्जेंट मस्क्रीव्स डांस भी ज़्यादा एमफिल लेवल पे सिलेबस में शामिल किया जाता है. इज मोस्ट पॉपुलर इन द पंची प्ले सर्जेंट्स मस्क्रीव्स डांस deals with an anti-militaristic theme, using a dramatic combination of the Brechtian exposition and the music hall routines of the dance, song and the monologue. तो ठीक है, म्यूजिक हॉल के जो टेक्निक है ना उसको ड्रामा में लेके आए, जहाँ पे डांस, सॉन्ग्स और मोनोलॉग्स होते हैं. उस टेक्निक्स को उठा के आर्डन ने प्रेजेंट किया और ब्रेख्टियन जो थिएट्रिकल टेक्निक्स थी जो वो लेके आए. तो देखा जाए तो बैकेट और ब्रेख्ट जो है ना, इन्होंने theatrical innovations जो वो यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाए. His other play, including The Left-Handed Liberty, The Hero Rises Up, and The Island of the Mighty. In his later play, Arden's rigorous skepticism seems to have mellowed. तो टाइम की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते चलते जाते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हैरोल्ड पिंटर. लेकिन हैरोल्ड पिंटर को हम पढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद.